अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है भाई के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज हमारे साथ जो दावत सुखन हमने दी है शरीक गुफ्तगू में फासलीम साहब। जी फासलाम। वालेकुम सलाम। आज जो जिस मौजू पे हमने गुफ्तगू करनी है, आज हमने अपने पॉलिटिकल क्लास की जो डिसीजन मेकिंग जो साइकोलॉजी होती है कि किस बेसिस पे डिसीजन करते हैं, उनके अवामिल क्या कारफरमा होते हैं और वो किस उनकी तरजीहात क्या होती हैं, तो इसको डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसी मौजू पे सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ फाज साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो परवेज़ इलाही फैक्टर है हमारे सियासत में, जो पहली दफ़ा बड़ा ही जो समझने में बड़ी दुश्वारी हो रही है कि पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो वो तो प्रेडिक्टेबल है, जो उसका जो पैटर्न है उसी अंदाज से फैसला साजी कर रहा है। तो जो परवेज़ इलाही फैक्टर है उसके बाद सालिक साहब और वो शुजात साहब मिलने भी गए तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो सालिक साहब ने आके जो बात गुफ्तगू की उस पर थोड़ी रोशनी डाली है कि वो क्या है, वो आज को सिनेरियो सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि आइडियलिस्ट है, असल में मुहर्रिकात क्या है उस सीन के। देखिए, असल में जो मोने सिलाई है ना, मोने सिलाई की जो है वो थर्ड जनरेशन जो है वो पॉलिटिक्स में है। पहले ज़हूर इलाही उसके नाना जो थे वो पॉलिटिक्स में थे, फिर उसके फादर और फिर वो। तो इनको ये बड़े समझदार लोग हैं, ख़ानदानी लोग हैं, इनकी वज़ादारी जो है वो मशहूर है। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि ज़ियाउल हक ने नवाज़ शरीफ को एक बादशाह बना दिया और वो उस बादशाह के नीचे जो है सारे पॉलिटिशियन इकट्ठे किए और उनकी मजबूरी थी इसको सजदा करना। नस्ल दर नस्ल इस उसके जो बड़े थे मोने सिलाई के, उसने इस वाली बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि नवाज शरीफ बादशाह और हमने जो है वो उसकी सजदारी होने। फिर मुशर्रफ का टाइम आया, मुशर्रफ के टाइम में उनको एक मौका मिला कि वो चीफ मिनिस्टर बन सके, तो उसने वो अवेल किया और वो चीफ मिनिस्टर बना। उसके बाद नवाज शरीफ जो है वो वापस पंजाब में आ गया। जब नवाज शरीफ वापस पंजाब में आ गया तो इनकी खेल फिर खत्म हो गया, क्योंकि नवाज शरीफ को एक पंजाब में यानी खाली बादशाह मुसल्लत नहीं किया था उन्होंने, ज़ियाउल हक ने जुल्म ये किया था। और उस जमाने में आईजीआई जब बनाई एजेंसियों ने, तो ये जुल्म किया था कि नवाज शरीफ को पंजाब का एक हीरो भी बना दिया। ये इसको कि इसका कोई पंजाब में मुकाबला ही नहीं कर सकता था वोट बैंक में। अब क्या होता था, काफ लीग एक छोटी सी पार्टी थी जो कि गुजरात की एक आधी सीट है, उस सीट में भी उनको एडजस्टमेंट करनी पड़ती थी किसी पार्टी के साथ, या अगर पार्टी नहीं होती थी पहले क्योंकि पीटीआई नहीं थी तो एंटी पीएमएल वोट प्लस उनका अपना जाति कोई वोट, कभी एक इलेक्शन वो जीत जाते थे, कभी एक इलेक्शन वो हार जाते थे। इस तरह से उनकी स्ट्रगल चल रही थी। लेकिन जो चीफ मिनिस्टर बनने का या एक फ्रंट फुट पे खेलने का, वो उनका ख्वाब तो कभी पूरा नहीं हो सकता था। तो वो मोने से जब देखें ये एक मैसेज है पॉलिटिशियंस के लिए। आप देखें कि नून लीग में राना सनाउल्लाह इवल जीनियस है, ख्वाजा आसिफ इवल जीनियस है, एहसन इकबाल इवल जीनियस है, ये सारे बड़े बड़े नाम हैं। अगर आप इनकी बात करें तो ये आपको नजर आएगा, अगर आप इनको स्टडी करें, कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज से बेहतर है। अगर इनके हाथ में नून लीग की भागदौड़ दी जाए तो ये बेहतर परफॉर्म भी करेंगे और पार्टी को भी बेहतर चलाएंगे। यहाँ पे आपके जो आर्गुमेंट है इससे एक डिफरेंट, मेरे एक नया क्वेश्चन जो अराइज हो रहा है कि जैसे कि नवाज शरीफ जो एक पॉलिटिशियन जो बना ज़ियाउल हक की गोद से निकला, वैसे मुशर्रफ के दौर में उससे कहीं ज्यादा बेहतर मौका और बेहतर टाइम और फुल एक ऑटोनॉमी मिली परवेज़ इलाही को, लेकिन वो तो अपनी इस तरह की अवाम में मकबूलियत और पार्टी को लॉन्च करके वो नहीं कर सके। वो तो वही 3 4 5 हल्कों की पूरे मुल्क में सियासत सूबाई लेवल पे करते रहे, वो क्यों उतना एक्सपेंड नहीं कर सके? देखिए, उसकी रीजन थी, उसकी रीजन ये है कि नवाज शरीफ को 1983 में लॉन्च किया गया। उसके बाद नवाज शरीफ जो है वो 97 तक जो है वो एस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे खड़ी रही। परवेज इलाही के साथ क्या प्रॉब्लम हुई? परवेज इलाही को मुशर्रफ ने बैक किया। जैसे ही मुशर्रफ गया, मुशर्रफ के जाने के बाद पंजाब की पॉलिटिक्स ही उस जमाने में इलेक्टेबल्स की। नवाज शरीफ को जब बैक किया एजेंसीज ने, तो जितने के इलेक्टेबल्स है वो सारे नवाज शरीफ के पीछे के खड़े हो गए। जब 2002 आया, जब इलेक्शन हुआ, तो उन इलेक्टेबल्स को तोड़ के काफ लीग में शामिल किया गया, वो सारे परवेज इलाही के पीछे खड़े हो गए। 2008 में जब नवाज शरीफ वापस आया, उस टाइम भी काफ लीग ने अच्छी खासी सीटें जीती। अगर उसको आईजीआई की तरह परवेज इलाही के पीछे बैकिंग होती एजेंसीज की, तो वो बंदों को इंटैक्ट करता। ये क्वेश्चन है वो क्यों नहीं थी? जैसे नवाज शरीफ के पीछे एस्टैब्लिशमेंट की थी आफ्टर ज़ियाउल हक, तो परवेज इलाही के पीछे क्यों नहीं थी? व्हाई ही इज नॉट अ मतलब प्रेफरेबल चॉइस? देखिए, वो उसमें अगेंस्ट नवाज शरीफ, देखिए वो एक लक की बात, बेहतर पॉलिटिशियन है। देखिए वो लक की बात होती है ना। उसमें हुआ ये कि जब नवाज शरीफ वापस आया, तो उसके बाद जो आर्मी चीफ कैनी बने मुशर्रफ के बाद, वो उन्होंने नवाज शरीफ को बैक किया। उन्होंने 2013 में, आपको पता है धांधली वाला सारा सीन भी है, उन्हें 2013 में धांधली करवा के नवाज शरीफ को जितवाया। तो उस टाइम नवाज शरीफ की किस्मत ये अच्छी हुई कि जो एस्टेब्लिशमेंट थी, क्योंकि जब ज़ियाउल हक गए हैं तो असलम बेग जो है वो आर्मी चीफ बन गए। उनके आर्मी चीफ बनने के बाद उन्हें नफरत थी ऑफ कोर्स पार्टी से, क्योंकि उन्होंने उसके अगेंस्ट काम किया हुआ था मुशर्रफ को, वो सॉरी
भुट्टो को मरवाने और सारा कुछ वो करने में। तो वो चाहते थे कि बेनज़ीर ना आए, बेनज़ीर को रास्ता रोकने के लिए उन्होंने नवाज शरीफ की बैकिंग की। अच्छा, उनकी पजीराई भी थी वहां में नवाज शरीफ की उस नहीं, वक्त, प्रिजाइडिंग थी उस टाइम। देखें नवाज शरीफ का एग्जाइल की वजह से 8 में, नहीं मैं 8 की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जब 90s अच्छा 90s में तो डिफरेंस 90s में जी। तो उन्होंने इसलिए बेनज़ीर का रास्ता रोकने के लिए लॉन्च किया, वो तो ठीक है, और इसकी हमेशा बैकिंग की। परवेज इलाही की बैड लक उस टाइम ये थी कि वहां पे जो एस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने फैसला किया कि अब हमें मुशर्रफ के जाने के बाद वापस नवाज शरीफ की तरफ हमने जाना है, क्योंकि देखिए एस्टेब्लिशमेंट ने 83 से लेके आज तक हमेशा नवाज शरीफ की बैकिंग किया है, सिवाय मुशर्रफ के टाइम। मेरा क्वेश्चन ये है कि वर्किंग रिलेशनशिप के हवाले से और परफॉर्मेंस के हवाले से दोनों 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 अगर बेसिस बनाई जाए तो परवेज इलाही तो प्रेफरेबल है नवाज शरीफ एग्जैक्टली प्रेफरेबल है, वो क्यों नहीं किया? लेकिन वो ताकतवर लोग ऐसे आज भी कह रहे हैं कि वो ज्यादा बड़े हम आहंग है परवेज इलाही। देखिए वो ऐसे नहीं सोचते, वो उनके सोचने का शायद नजरिया जो है वो डिफरेंट होता है। लेकिन खैर हम वापस टॉपिक पे आते हैं। हाँ, मैं जो वापस टॉपिक है कि परवेज इलाही फैक्टर है, असल में मुनस इलाही फैक्टर है। तो मुनस इलाही का जो डिसीजन मेकिंग है, और देखिए एक और फर्क था, परवेज इलाही ने जो गलती की हमेशा, परवेज इलाही ने हमेशा गलती की जो आपको अभी थोड़े साल पहले भी नजर आई। आपने देखा कि इमरान खान ने चीफ मिनिस्टर बनाने से इनकार किया, तो वो जाके नवाज शरीफ की गोद में बैठ गया और उसने वहां पे कहा जी मुझे बना दो। वो तो तैयार था, मोनस इलाही ने मीटिंग अटेंड नहीं की। देखिए आपको लीडर बनने के लिए कभी खड़ा होना पड़ता है, किसी जगह पे स्टैंड लेना पड़ता है। ये नहीं कि जहां पे आपको हड्डी नजर आए आप उस तरफ दौड़ पड़े। मोनस इलाही ने यहाँ पे अक्लमंदी का मुजाहरा किया। मोनस इलाही को पता था कि देखें पीटीआई में एक बात तो है, बुजदार एक कोई भी उसको पीटीआई का बंदा भी पसंद नहीं करता और कोई भी उसको पसंद नहीं करता। लेकिन उसके अंदर जो एक अच्छी बात थी इमरान खान के अंदर, कि इमरान खान ने एक आम बंदे को उठा के जो कभी जिंदगी में मिनिस्टर भी नहीं बना था, उसको चीफ मिनिस्टर पंजाब बना दी, जो कहते हैं पाकिस्तान की सबसे ताकतवर तरीन सीट है। यानी कि आपने अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब बनना है, आपने अपना पॉलिटिक्स में कैरियर बनाना है, तो पीटीआई तो सबसे बड़ी अच्छी ऑप्शन है। ये साबित करता है ना। इमरान खान ने तो नहीं कहा कि पंजाब सबसे अच्छी सीट है, यहाँ पे मैं अपने खानदान का कोई बंदा तैयार करूं, अपनी बहन को बना दूं या किसी को बना दूं। उसने तो एक आम बंदे को उठा के बना दिया। इसी तरह केपीके में परवेज खट्टर को बनाया, फिर महमूद खान को बनाया उसने, तो उसने तो अपने वर्कर्स को बनाया चीफ मिनिस्टर। नहीं जो आज जो इस नशिस्त में जो बात हम कर रहे हैं ना, जो चीज ज़ेर बहस है, जो इसको नशिस्त का करने का मकसद भी है कि जितने भी पॉलिटिशियन जैसे इमरान खान की पार्टी पे प्रेशर डाला, बड़े बड़े स्टार वार ऐसा दोनों टाइप बंदे भी जाने छोड़ के चले गए। कहने का मतलब है अब उसमें देखें वो मेरा मिसाल देने का मकसद और है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रिवायती तौर पे, या जिस तरह आप कह रहे हैं हड्डी नजर आई परवेज इलाही का पास्ट कहता है, तो आज भी उनको बनता जाने था छोड़ के, वो नहीं गए। तो वो मैं मुहर्रिकात जो मुनस जो है उसकी डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए वो जो आप अगर असद उमर या उनसे कंपैरिजन खड़े होने का देखिए सिंपल सी बात है, मोनस इलाही पाकिस्तान में नहीं है। मोनस इलाही मैंने आपको कहा ना तजर्बेकार पॉलिटिशियन है, उनके इदारों में ताल्लुकात होते हैं। देखिए एक पर्सनल ताल्लुक भी होता है। आप एक कोई भी बंदा देखें, नून लीग का बंदा डीआईजी लाहौरा के लग जाए, तो वो नून लीग का जाला तो है और उसने राना सनाउल्लाह के कहने पे गलत काम तो करने हैं, लेकिन उसके कुछ जाती ताल्लुकात भी तो होंगे ना। जो अच्छे पॉलिटिशियन है जिन्होंने उस पर इन्वेस्ट किया होगा, वो उसको पहले ही बता देंगे यार इधर से इलाका छोड़ जाओ, तो वरना हमें ऑर्डर्स आएंगे तुम्हारे पास सख्ती करनी है। तो मोनस इलाही को कई ताकतवर हलकों में से कुछ लोगों से इशारे मिले, और वो आप देखेंगे जिस दिन उसने चीफ मिनिस्टर छोड़नी थी, उसके बाद उसे पता था कि सख्ती होने वाली है, वो उसने प्राइवेट जेट लिया और वो बाहर चले गया। उसने अकलमंदी की। अभी भी देखे ना जो पुराने पॉलिटिशियंस हैं कुछ जो कि खड़े हुए हैं, उन्होंने अकलमंदी की है। शहरियार अफरीदी की तरह बेवकूफी नहीं की कि अपने इस्लामाबाद वाले घर में आके बैठे हुए हो। हमाद अजहर को आप देखें, हमाद अजहर ने अकलमंदी की है ना। हमाद अजहर ने ताकि मुराद सईद की अकलमंदी की, उन्हें पता था ये होने वाला है, उससे पहले वो गायब हो गए, ताकि जो मुश्किल टाइम है, जब ये जोर पे होगा, पीक पे होगा, जब ये कुत्ते जो है वो आप कहने पागल हुए होंगे, तो हम उनसे दूर रहें। अकल भी यही कहती है ना। देखिए अगर आपके पीछे कोई बंदा पागल कुत्ता छोड़ दे, फिर भी सेल्फ एग्जाइल तो है ही है ना, उसको आप मर्जी से तो नहीं है। देखिए सिंपल सी बात है ना, ये पीटीआई के जो लोग पकड़े गए इन्हें समझने की जरूरत है। अगर आपके पीछे कोई बंदा पागल कुत्ता छोड़ दे, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको दिलेर बन के खड़े रहना चाहिए, या आपको सिचुएशन अवॉइड करनी चाहिए, छुपना चाहिए। ये बुजदिली नहीं होती। जब आपको नजर आ रहा है कि अगला बंदा पागल हो गया, तो ये बुजदिली नहीं छुपना। आप बैकफुट पे जाएं, आप छुपें और आप कोई डंडा शंडा अरेंज करें उस पागल कुत्ते के लिए, और फिर आप बाहर निकले कि जब आप मुकाबला करने के आपके अंदर ताकत हो। वरना निहत्तों हाथों आप पागल कुत्ता वो काटेगा ही और आप हमेशा के लिए जाएंगे। ऐसे हुआ है कुछ पॉलिटिशियन का हमेशा के लिए कैरियर तबाह हो गया है, क्योंकि उन्होंने बेवकूफ़ी की। जब राना सनाउल्लाह जैसे पागल जब मैदान में निकले हुए थे, तो उनको चाहिए था कि वो जाके छुप जाए और सोचें और कोई डंडे शंडे का अरेंज करें और फिर मैदान में वापस आए। खैर वापस मोनस इलाही पे आते हैं।
मोनेस इलाही ने वो देखे वो बाहर चले गया तो उसको पता था कि अब ये मेरे साथ कुछ कर नहीं सकते। अब उसकी पॉलिटिक्स ये थी कि उसने पंजाब में देखा, देखिए जो पॉलिटिशियन होता है ना वो सबसे पहले अपना हल्का देखता है कि मैंने हल्का कैसे जीतना है। उसने पंजाब में देखा कि पंजाब में जो अक्सरियत है इस टाइम पीटी की हो चुकी हुई है, अगर मैं ये इमरान खान के साथ जो मर्जी कर लें, भुट्टो के दौर में तो ये हुआ था ना, देखिए भुट्टो दौर भी आपको ये सिखाता है कि 10 साल, अभी तो देखें कितने साल पता नहीं चलेगा जुल्म, अभी तो 9 मई में कितनी देर हुई है, भुट्टो के खिलाफ बेनजीर के खिलाफ 10 साल तक जुल्म हुआ था, लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी ने कम बैक किया, जो लोग खड़े रहे उनको मौके मिले। तो इसलिए मोनेस इलाही का ये बड़ा अच्छा वाइज डिसीजन है, इससे बेहतर कि वो मरियम नवाज। अब मेरा जो पूछना चाह रहा हूँ, मौका तो उनको आज भी मिल सकता है जिन लोगों ने की है, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, इनके पास तो बड़ा अच्छा सालिक गए मनाने के, वापस काफ लीग में आ जाओ, उनकी तो अपनी इंडिपेंडेंट पार्टी उन्होंने इल्हाक ही करना है। मेरा ये कि जैसे पोस्ट इमरान खान और मतलब के प्रो इमरान खान दोनों सूरतों में वो तो बाद में माफी मांग के भी इल्हाक तो हो ही जाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि एज ए पॉलिटिशियन उन्होंने डिसीजन समझ नहीं आ रही, कोई पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग है, प्रिंसिपल स्टैंड है। असल में पॉलिटिकली देखें, अगेन ये वाली बात है, आप फर्क देख लें, मोनेस इलाही के पास ऑप्शन थी, उन्हें सालिक हुसैन बनना है या मोनेस इलाही बनना है, वो मोनेस इलाही बना। सालिक हुसैन की आज क्या औकात है, सालिक हुसैन एक यूनियन काउंसिल का चेयरमैन भी नहीं बन सकता। जैसे उसको क्या फायदा हुआ है कि जितनी देर तक पीडीएम की गवर्नमेंट है या वो ताकतवर है, कहना चाह रहे हैं कि मोनेस इलाही इज अ लीडर इन मेकिंग। एग्जैक्टली। उसके बाद 2 रास्ते थे ना, एक रास्ता था सालिक हुसैन वाला। सालिक हुसैन, मुझे आप बताएं आज पूरे पंजाब में कोई एक यूनियन काउंसिल है जहां पे वो जीत सकता है? और मोनेस इलाही को आप देखें, मोनेस इलाही पूरे पंजाब में जिस मर्जी हल्के में चाहे जाके इलेक्शन लड़ ले। मोनेस इलाही एक ट्वीट करता है, उसके नीचे आप लाइक्स देखें, वो मरियम नवाज से ज्यादा उसको लाइक्स मिले होते हैं। तो यानी कि मोनेस इलाही ने अपने आप को एक लीड, यानी पॉलिटिशियन से निकाल के एक लीडरशिप के स्ट्रक्चर में आ गया। पाकिस्तान में कितने लीडर्स हैं? मरियम नवाज चाहे तो पूरे पाकिस्तान में जहां मर्जी इलेक्शन लड़ ले, इमरान खान चाहे जहां मर्जी लड़ ले, नवाज शरीफ चाहे जहां मर्जी लड़ ले, शरीफ फैमिली के अलावा कोई और पॉलिटिशियन है एहसन इकबाल की ओर से इलेक्शन लड़ सकता है? नारोवाल के अलावा ख्वाजा आसिफ सियालकोट के अलावा कहीं और से इलेक्शन लड़ सकता है? सियालकोट से भी अब तो वो भी नहीं है, वो फोन पे जीतता है जी, वो भी नहीं है, तो अब कहीं और से लड़ सकता है। मोनेस इलाही के पास 2 रास्ते थे, उसने अक्लमंदाना फैसला किया। एक रास्ता ये था कि हाथ बांध के मरियम नवाज के सामने, शहबाज शरीफ के सामने झुक जाए। ये जो आम वाली सरकार है, आप देखेंगे जोकर है। सालिक की क्या औकात है? सालिक उसके दरबार का एक दरबारी है, उसके सामने झुक के खड़ा होता है, क्योंकि सालिक को पता है कि मैं तो एक काउंसलर भी नहीं बन सकता शहबाज शरीफ की मदद के बगैर, मरियम नवाज की भीख के बगैर। आप ठीक कह रहे हैं कि जो है ना इस वक्त मोनेस इलाही अपने इस जो जिस ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड फादर पॉलिटिक्स कर सकेंगे आने और उन्होंने अपने मुंह से भी कहा, मोनेस इलाही ने, इमरान की नवाज की ज़िम्मेदारी की जरूरत ही नहीं ले। मोनेस इलाही ने कहा कि मैंने जब ये डिसीजन लेना था पीटीएम में शामिल होने का, मैंने अपने हल्के में सर्वे करवाया कि लोग किसकी तरफ हैं। देखिए होता क्या है कि आप कभी बड़ा पॉलिटिशियन नहीं बन सकते जब तक आप हल्का ना जीतें, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है ना, अगर आपका हल्का आपके साथ नहीं होगा तो आप असेंबली में नहीं जाएंगे, असेंबली में नहीं जाएंगे तो ना आप मिनिस्टर बन सकते हैं ना चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, तो आपकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। मैं आपको इधर मिसाल दूंगा मियां अजहर की। मियां अजहर आपको पता है काफ लीग के वो सदर थे, प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बनना था, लेकिन जब इलेक्शन हुआ मुशर्रफ दौर में तो वो शादरा से अपना हल्का हार गए। जब वो अपना हल्का हार गए तो उनकी सियासत खत्म हो गई। परवेज इलाही वगैरह, शुजात हुसैन वगैरह कहाँ निकल गए, और वो कहीं भी नहीं थे क्योंकि वो अपना हल्का हार गए। तो मोनेस इलाही ने जब अपने हल्के में सर्वे कराया तो ये नॉर्थ पंजाब है, ये पीटीआई का गढ़ है, नॉर्थ पंजाब और इधर से साउथ पंजाब, और जो सेंट्रल पंजाब है यहाँ पे 60-40 का मुकाबला है। 60 पे शायद जो मेरी असेसमेंट है पीटीआई और 40 पे नून लीग है, लेकिन यानी फिर भी नून लीग मुकाबला तगड़ा करेगी, यहाँ पे जीतने की पोजीशन में भी होगी कुछ हल्कों में। लेकिन नॉर्थ पंजाब में, साउथ पंजाब में मुकाबला ही नहीं है। और मोनेस इलाही जो है वो नॉर्थ पंजाब का है, गुजरात का है। गुजरात में 2018 में भी पीटी ने स्वीप किया था ऑलमोस्ट। अब तो बात ही हो रहा है, मुकाबला भी नहीं है, वन साइड गेम है वहां पे। तो इसलिए उसने अक्लमंदाना फैसला किया। उन्हें थोड़ी सी तकलीफें तो आ रही हैं, लेकिन आप देखें कि वो आगे चल के उसको ये चीजें कितनी फायदेमंद साबित होंगी, और वो एक लीडर बन के उभरेगा और वो मरियम नवाज को टक्कर देगा। आज आप मुझे बताएं कि एक आप लिबर्टी में, लाहौर है, लिबर्टी में मोनेस इलाही को आप निकाल दें और मरियम को निकाल दें तो लोग किसके पीछे आएंगे, लोग किसके नारे मारेंगे? मोनेस के मरियम के। तो आप मुझे बताएं कि वो सालिक तो छुपता फिरता होगा, वो तो अवाम में बाहर ही नहीं आ सकता। तो मोनेस इलाही ने सालिक बन के अच्छा किया है, मोनेस इलाही बन के अच्छा किया। जी नाज़रीन, ये थी आज का हमारा तज्जियाती गुफ्तगू, पॉलिटिशियंस कैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं और उनका क्या, अगर आप हमारे इस आरा से एग्री करते हैं और इवन डिसएग्री करते हैं, हमें कमेंट्स के जरिए आगाह कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सबको हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।